सल्तनत काल में बिहार 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुस्नाउद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासक इंद्र प्रद्युम्न पाल था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी के ओदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ पर विजय थी। यह विजय उसने 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित की। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी अली मर्दन ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया था। गुलाम वंश मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में उक्ता प्रदान की। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 ईस्वी से 1229 ईस्वी तक शासन किया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा बाद में तुगान खां बिहार का राज्यपाल बना। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशस्त में किया गया है। लखनौती के शासक तुगरील खां ने बलबन की अधीनता स्वीकार की, परंतु 1279 से 1280 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। खिलजी वंश 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सल्तनत बना एवं खिलजी वंश का शासन आरंभ हुआ। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र को विजय के लिए मालिक कफूर को नियुक्त किया। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार का निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार उपनाम से भी जाना जाता है। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर से प्राप्त हुए। तुगलक वंश तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरभंगा में एक दुर्ग तथा जमा मस्जिद का निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले आया। इस कारण से अंतर विरोधों का विस्मयी मिश्रण तथा सनकी अथवा पगला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए वंश की स्थापना की। इस वंश को वेवनार वंश या अहिलवाड़ वंश कहा जाता है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। दासों को देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवान बंदगाह का गठन किया गया। बिहार शरीफ
बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महाविद्यालय यहीं अवस्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा, जो बाद में बिहार हो गया। इस समय का प्रशासनिक इकाइयों आदि का विवरण मिन्हाज उस सिराज की रचना तबकाते नासरी में मिलता है। पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए जाने की चर्चा है। सूफी संत हजरत सफीउद्दीन याहिया मनेरी के अल्फुजात और मनाकीबुल असफिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव है। सिराते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। लोदी वंश भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 से 1496 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खान लोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। लोदी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ थी। बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। दरिया खान नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना। दरिया खान लोहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खान लोहानी बिहार का प्रशासक बना। पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसमें उनका हाथ नुहानी और फारमूली कबीले के प्रमुख सरदारों ने दिया। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख: बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेबी बन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ का शेरशाह का अभिलेख, खैरवाड़ का प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलाउद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसके संरक्षक नियुक्त हुआ। शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल कर दिया। बिहार में अफगान शासन: नुहानियों के शासन पतन के बाद ही बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में शेरशाह का उदय हुआ। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा नामक स्थान में एक अफगानी महिला के गर्भ में हुआ था। शेरशाह के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के राहड़ी ग्राम में रहते थे। फरीद खां उर्फ शेरशाह बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां नूर का पुत्र था। सल्तनतकालीन शासक बहलोल लोदी के काल में शेरशाह के पितामह इब्राहिम खां भारत आया। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद फरीद सासाराम में अपने पिता के जागीर का प्रबंध करने लगा। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां ने बचपन में एक शेर को तलवार के एक बार में काट डाला था, जिससे बिहार में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान नुहानी ने प्रसन्न होकर इसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां चंदेरी के युद्ध में मुगल की ओर से लड़ा था। उसी के समय उसने कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। दौहरिया के युद्ध 1532 ईस्वी में शेर खान ने महमूद लोदी का साथ दिया। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। 1537 से 38 ईस्वी में
शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का चलवाया। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। 14 जून 1540 ईस्वी को आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। शेरशाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। मालवा से लौटने के क्रम में उसने रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण कर वहां के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने जौहर किया। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राजपूत सरदार जयता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया। शेरशाह ने मारवाड़ युद्ध के दौरान ही कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। (1545 ईस्वी में शेरशाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया जिसका शासक कीरत सिंह था। कलिंजर अभियान के दौरान जब शेरशाह उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था, उसी दौरान किले का दीवार से एक गोला लगकर पास रखे बारूद पर गिरा, जिससे आग लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीख़ दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना के एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को 1541 ईस्वी में पुनः बिहार की राजधानी बनाया। उत्तर पश्चिम प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेरशाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। सासाराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में किले नुमा महल शेरगढ़ का प्रमाण मिलता है, जो शेरशाह के शासनकाल में निर्मित हुआ। शेरशाह ने अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर करने के उद्देश्य से अनेक किलों का निर्माण अथवा पुनरुद्धार करवाया। इसमें चित्तौड़, ग्वालियर, चुनार एवं बिहार में रोहतास का किला सबसे प्रमुख है। बिहार की राजनीति में विशेष सामरिक महत्व रखने वाले रोहतास किले को जीतकर शेरशाह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में प्रत्येक 1 कोस की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया, जबकि उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने प्रत्येक कोस के बीच में एक अतिरिक्त सराय का निर्माण कराया, जिसमें पत्रों का वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। प्रत्येक सराय में एक पारसी एवं फारसी और एक हिंदी के ज्ञाता की नियुक्ति अनुवादक के रूप में की गई, जिसे कारकुन कहा जाता था। शेरशाह के काल में इमारतों पर लिखने के क्रम में पारसी एवं संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। पटना शहर में शेरशाह द्वारा बनाई गई एक शेरशाही मस्जिद का प्रमाण मिलता है। शेरशाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह ने बंगाल को पराजित किया। चौसा का युद्ध 1539 चौसा का निर्णायक युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच। इस विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं ने भागकर ईरान में शरण ली। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पटना को बिहार का पुनः राजधानी बनाया। शेरशाह ने चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन का प्रचलन शुरू किया। कलिंजर युद्ध 1545। कलिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह 27 मई 1545 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदरतम नमूने का निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में शुरू करवाया था, लेकिन कलिंजर की लड़ाई में मौत के बाद उसे उसका पुत्र इस्लाम शाह ने पूरा करवाया। मकबरे के बीच
में शेरशाह का कब्र और अगल बगल में 24 कब्र है। शेरशाह सूरी के मकबरे की रूपरेखा उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मोहम्मद अली पाल खां द्वारा बनाई गई, जिसका निर्माण 1540 से 1545 ईस्वी के बीच किया गया। यह कैमूर के करीब लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरा है, जो 52 एकड़ में विस्तृत एक कृत्रिम झील में खड़ा है। यह मकबरा अष्टकोणीय आकृति में निर्मित है। मकबरे का गुंबद विश्व में विराजपुर गुंबद के बाद दूसरा नंबर पर आता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल के समान दूसरा खूबसूरत मकबरा बताया। प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से चर्चित सड़क मार्ग का 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से चर्चित सड़क मार्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्माण कराया था, जो शाह-ए-आजम सड़क-ए-आजम और बादशाही सड़क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा 17वीं शताब्दी में इस सड़क का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम कर दिया गया। इस प्राचीन मार्ग का पुरातात्विक अवशेष बिहार में बारून और डेहरी स्थित सोन नदी में लगभग 4 किलोमीटर लंबे चूना सुर्खी और पत्थर के टुकड़े से निर्मित एक मजबूत सेतु मार्ग के रूप में मिला है। इसका खोज वर्ष 2016-17 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के शंकर शर्मा ने की थी। इस खोज को भारतीय पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। पहले यह सड़क-ए-आजम आज के काबुल से ढाका तक भूमि को सही ढंग से माप कर लगान का निर्धारण करना शेरशाह का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। इस भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। बाद में इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर अकबर द्वारा अपनाया गया। शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को अपने शासन में भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन के चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तोड़कर दिल्ली में पुराना किले का निर्माण करवाया। इसी किले के अंदर किला-ए-कुनहा नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह द्वारा करवाया गया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। 1555 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगानों को बुरी तरह से परास्त कर हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना। बिहार में सूफी संत। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पूर्व सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। सूफी परंपरा में हिंदू धर्म और संगीत के अंश पाए जाते हैं। बिहार में सबसे पहले चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फ़कीह बिहार के सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संत थे। इसके अलावा पटना के नज़दीक पीर शहाबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर के सैयद इब्राहिम चिश्ती एवं दक्षिण बिहार में शेख अली भी उल्लेखनीय हैं। बिहार में चिश्ती और कादरी, सोहरावर्दी और मदारी एवं फिरदौसी सिलसिले के संत सक्रिय रहे। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिला। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेरी थे। इसका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। मनेर से सुनारगांव तक यात्रा कर एवं ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे राजगीर एवं बिहार शरीफ में साधना की और धर्म के प्रचार प्रसार में लीन रहे। उन्होंने दरिद्र और पीड़ित वर्गों को सांत्वना एवं राहत देने का कार्य किया तथा धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता और सद्भाव का उपदेश दिया। इसके उपदेश का ज्ञान उसके पात्रों के संकलन
मकतू मकतूबाते सदी तथा इसकी रचना अदाबुल मुरीदीन में मिलता है। इनका देहावसान सन 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुआ। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब का जन्म एक मुसलमान दर्जी परिवार में दिनारा, रोहतास जिला के निकट धरकंधा गांव में हुआ था। मुगल काल में बिहार। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हरा दिया और उसकी हत्या कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। बाबर ने अपनी जीवनी तुजुके बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया। बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत तब आरंभ हुआ जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित कर दिया। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद को पराजित किया तथा बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शेरशाह के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उसमें ताज खां करामानी, सुलेमान खां एवं दाऊद खां करामानी का नाम शामिल है। इन शासकों ने 1580 ईस्वी तक बिहार पर अपना कब्जा जमाए रखा। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक दाऊद खां था। लगभग 1580 ईस्वी के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया तथा खान ए खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों ने राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिन्होंने 1587 से 94 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। मान सिंह ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया। मान सिंह के बाद सैयद खां 1594 से 98 ईस्वी तक मुगल प्रांतपति बना रहा। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में बिहार राजगीर के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। इस समय असद खां को बिहार के गवर्नर के पद से हटाकर आसफ खां को इस पद पर नियुक्त किया गया। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया तथा दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया। यह सराय मेहरू निसा नूरजहां के बंगाल से दिल्ली आने के क्रम में यहाँ रुकने के लिए निर्मित की गई थी। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खां की उपाधि दी तथा 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। उसके पश्चात इस्लाम खान बिहार का सूबेदार बना। अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान या अफजल खां 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह का सफलतापूर्वक दबा दिया। अफजल खान को 1613 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नूरजहां के भाई इब्राहिम खां काकर को 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 ईस्वी में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अकबर कालीन समन्वित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा राजगीर ने शुरू की थी। जहांगीर के समय 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार का सूबेदार या प्रांतपति बनने वाला पहला राजकुमार था।
इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया गया। शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शहजादा परवेज से 1622 से 1624 ईस्वी के दौरान छीन लिया और खाने दुरान बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार मिर्जा रुस्तम सफावी 1626 से 1627 ईस्वी था। इसके पश्चात क्रमशः खान ए आलम और मिर्जा सैफ खान बिहार के सूबेदार नियुक्त हुए। सैफ खान ने 1628 से 1629 में पटना में एक मदरसे का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में भी सैफ खान का मदरसा कहा जाता है। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक। मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासनकाल में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 1632 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फिरोज जंग भोजपुर के उज्जैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया तथा उसके राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन किया। अब्दुल्ला खान के बाद शाहजहां ने मुमताज महल के भाई शाइस्ता खां को 1639 से 43 बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पश्चात आजम खां, जफर खान, जुल्फिकार खां 1656 से 57 बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए। शहजादा दारा के कहने पर शाहजहां ने 1657 में अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसमें शाहजहां के बीमारी के समय शहजादा शुजा का साथ देने लगा। शहजादा सुलेमान शिकोह एवं मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित किया, लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित करके शहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्वर्ण युग माना है। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी 1659 से 64 ईस्वी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। औरंगजेब के समय गया जिले में दाऊदनगर, वर्तमान में औरंगाबाद जिला नामक शहर बसाया गया तथा पटना में दारुल उदल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण हुआ। दाऊद खां के बाद 1665 ईस्वी में लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। उसी समय बिहार में ब्रिटिश यात्री बर्नियर आया, जिसने पटना को भारत का सबसे बड़े शहरों में से एक माना। इसी दौरान बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं डच यात्री डी ग्रैफी ने किया। औरंगजेब के तीसरे पुत्र शाहजादा आजम को 1677 ईस्वी में कुछ समय के लिए बिहार का सूबेदारी मिली तथा उसके बाद मिर्जा फकीरुल्लाह उर्फ सैफ खां बिहार का सूबेदार बना, जिसके शासनकाल में पटना स्थित औरंगजेब फैक्ट्री लूटी गई थी। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पौत्र शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसका नाम अजीमाबाद रखा। उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुशान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फारूक सियर को बंगाल में नायाब का पद प्रदान किया। फारूक सियर वापस 1711 ईस्वी में बंगाल से बिहार चला गया। फारूक सियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना में 1713 में राज्याभिषेक हुआ। सूबेदार फारुकुद्दौला ने छोटा नागपुर, पलामू और जगदीशपुर के उदवंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। फखरुद्दौला ने पटना में ख्वाजा कला में दारुल अदल नामक मस्जिद का निर्माण किया। फारूक सियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। फिर भी बंगाल के नवाब ने बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र
का प्रत्यक्ष प्रशासन 1733 ईस्वी में ग्रहण किया। बिहार का शासक दाऊद खां ने अकबर के शासनकाल में कर देना बंद कर दिया। इसके लिए अकबर को स्वयं बिहार आना पड़ा। फिर दाऊद खां भाग खड़ा हुआ। मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। बिहार में सूफी संप्रदायों में सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिली। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के संत शफीउद्दीन याहिया मनेरी था। बिहार शरीफ में स्थित मालिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में है। एतमादुल्लाह का मकबरा नूरजहां ने 1622 ईस्वी से 1628 ईस्वी के बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में स्थित है। यह पहला कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। इसमें सजावट को पित्रा-दुरा शैली का प्रयोग किया गया। अजीम उस शान के पुत्र फारूक सियर का जन्म पटना में हुआ था। बिहार में सिख धर्म से संबंध बिहार में बहुत पुराना है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। गुरु नानक ने इस क्षेत्र में धर्म का प्रचार प्रसार भी किए और अनेक शिष्य बनाए। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। वे सासाराम तथा गया से होते हुए पटना पहुँचे। पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में ही छोड़ गए। इसके कुछ समय बाद ही पटना में 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह बने। लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बालक गुरु गोविंद सिंह पटना को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर गए। गुरुपद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपने मनसद धार्मिक प्रतिनिधि बिहार भेजे। आगे चलकर उन्होंने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1708 ईस्वी में गुरु की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी और माता साहिबा देवी के प्रति भी बिहारी सिखों में काफ़ी सहयोगात्मक रुख था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था।